हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डिजायर आईएएस हमेशा ही जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनका हमेशा से ही हेल्प करने के लिए तैयार है। जितना हो सकता है उतना हेल्प करने की कोशिश करता है। तो देखिए, एक यहाँ पे एक और नया इनिशिएटिव मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी को। जो फाइन आर्ट वाली जो बुक है उसको मैं वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन को उसको डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और आपका हेल्प हो सके। देखिए, आर्ट एंड कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्टी महसूस होती है, दिक्कत होती है, उनको समझ नहीं आते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखिए, यहाँ पे मेरा ये जो सीरीज रहेगा वो आपको जो रटने की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ को, तो उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझेंगे और साथ ही साथ देखिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, रटना तो पड़ेगा ही। कुछ चीज़ें खाली कहने की बात होती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको रटनी ही रटनी पड़ेगी अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो। और वैसे भी दोस्तों देखिए, ये जो बुक है, काफ़ी लोग इस बुक के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नितिन सिंघानिया पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी के पेपर को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली यहाँ से इस बुक से क्वेश्चंस उठते हैं। और ये बुक ज़्यादा मोटी भी नहीं है, टोटल 145 पेज की बुक है। और जिससे आपका जितना भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मॉडर्न आर्ट, इंडो इस्लामिक आर्ट, ठीक है दोस्तों, तो वो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इलोरा, अजंता नीलोरा के बारे में, जितने भी हमारे यहाँ केव हैं, टेम्पल हैं, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उनका आर्किटेक्चर किस तरीके से था, क्या फॉर्म था, पेंटिंग्स किस तरीके से थी हमारे यहाँ पे, जब हमारे यहाँ प्री हिस्टोरिक एरा था। जैसे आपको भी याद हो, पता होगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। हड़प्पन एज के भी बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज रहेगी ये उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कैंडिडेट्स इस बुक को कभी पढ़े नहीं हैं या फिर पढ़े हैं, उनको रिवीजन करना है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ जो मेरे भाई बहन हैं जिनके पास टाइम नहीं मिल पाता है उतना पढ़ाई करने का, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने टाइम का 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कभी रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो इस लेक्चर को लगा लिया और देखते हुए चले गए। और उसके साथ जैसे मेरे जो बहनें हैं, अगर वो घर के काम काज कर रही हैं तब भी वो इस लेक्चर्स को देखते हुए और अपने काम भी कर सकती हैं। तो देखिए, उसके साथ ही साथ जो लोग इस बुक को पढ़ चुके हैं उनके लिए, अगर वो चाहते हैं उनको रिवीजन करना है, तो वो इस लेक्चर को जैसे एक बार पढ़ चुके हैं तो चाहे तो लेक्चर को फास्ट लगा के, जैसे 2x पे लगा के लेक्चर जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, और जिससे कि उनका रिवीजन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरी एम लक्ष्मीकांत की भी सीरीज चल रही है, तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी लेक्चर्स जो हैं डिस्कस कर दिए हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। वो भी इनिशिएटिव इसीलिए चलाई गई थी, आप ही के हेल्प के लिए चलाई गई थी दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये जो इनिशिएटिव हम चलाते हैं इसलिए चलाते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स जो बेचारे कोचिंग्स नहीं अफोर्ड कर सकते, कोचिंग्स की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, उनके ऊपर, कोचिंग्स के ऊपर ताला लगे, जिससे कि हर एक कैंडिडेट, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गांव से बिलोंग करता है, शहर से बिलोंग करता है, सभी को तैयारी करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे कि हर एक कैंडिडेट के साथ इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट चले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई है जो अमीर है तो वो जाके कोचिंग अफोर्ड कर लिया, और जो बेचारा गरीब है वो, उसको कौन पढ़ाने, किससे पढ़ेगा वो। तो उसी लिए जो है ये प्लेटफॉर्म इसीलिए चलाया गया, इसीलिए यहाँ पे इतने ढेर सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको ये भी पता होगा, यहाँ पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी सीरीज चल रहे हैं, सीसेट के भी सीरीज चल रहे हैं, तो वो सब सीरीज आप ही के लिए है। आप उन सीरीज को देखिए, और अगर आपको फ़ायदा ना लगे तो आप कहिए। और देखिए, इतने चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो आपको कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे इतनी आसानी से दोस्तों नहीं मिलेंगी। चलिए, तो आज का लेक्चर अब हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की अगर आपको रिवीजन करना हो, या फिर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, आपको पढ़ना है उसको, तो आप मेरे लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ढेर सारे लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए हैं। जैसे कि उसमें भी बता दूं, मैं चैप्टर नंबर 3 से लेके वहाँ पे चैप्टर नंबर 14 तक
जो है डिस्कस किए जा चुके हैं, तो आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और हाँ, आप इस इनिशिएटिव को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि अगर दोस्तों हेल्प होगी तो आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी, क्योंकि आपके भी दोस्तों में कई लोग होंगे, फ्रेंड्स में कई लोग होंगे जो लोग कोचिंग्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए दोस्तों ये इनिशिएटिव चलाई जा रही है। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये इंडेक्स है कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे रॉक पेंटिंग के बारे में, प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में, उस समय आर्ट किस तरीके से थे। चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे मुराल क्या होते हैं। तो देखिए, मुराल क्या होते हैं, सभी चीज़ें मैं आपको, मुराल ट्रेडिशन क्या होते हैं, सभी चीज़ें मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा मैं। 6 में दोस्तों हम देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होते हैं। 7th चैप्टर में हम देखेंगे इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर। चलिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर बताना चाहें तो बताइएगा कि ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज किसका किसका एलॉय है, ठीक है दोस्तों। उसका देखिए, जो हमारा आखिरी चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड। और हाँ, ये जो ग्लोसरी है इस बुक की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक्चुअली में यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको कोई टर्म दे देगा, कोई वर्ड दे देगा और आपसे उसका मीनिंग पूछ लेगा, उसका मतलब पूछ लेगा, जिससे कि अगर आपने ग्लोसरी इस बुक की अच्छे से पढ़ रखी है तो वहीं से आपके मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपके तुरंत ही क्लियर हो जाने हैं, ठीक दोस्तों। तो आप भी देख रहे हैं कितनी छोटी बुक है, और अगर आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अगर मिलते हैं, और अब 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 4 से 6 मार्क्स आपके एग्जाम में। एक और बात, ये जो लेक्चर रहेगा ये कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये बाईलैंग्वेज रहेगा। मैं बुक का यूज करूँगा इंग्लिश मीडियम वाली, लेकिन मैं यहाँ पे समझाऊँगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, ठीक दोस्तों। तो ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ये मत देखिएगा कि इंग्लिश में चल रही है या हिंदी में चल रही है। तो चलिए अब आज का पहला लेक्चर जो है हमारा, उसको शुरू करते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये मैप है, इस मैप में बताया गया है कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे पेंटिंग मिली है, ठीक है दोस्तों। तो उन सभी चीज़ों को आप इस मैप को एक बार देख लीजिएगा, अपने नज़र से उतार लीजिएगा। वैसे कोई इंपॉर्टेंट इस मैप में नहीं है, इससे अच्छी आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री वाली, उसमें इससे अच्छा मैप दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। जो रॉक पेंटिंग होती थी उसके बारे में देखेंगे। प्री हिस्टोरिक मतलब जिस समय हमारा उसके लिए कोई भी, मतलब वो पीरियड जिसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं, वो होती प्री हिस्टोरिक एरा। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है, वो पास्ट, ठीक है, जिसके लिए, जिसके जानकारी के लिए ना ही कोई पेपर, ना ही कोई लैंग्वेज, ना ही कोई भी रिटन वर्ड, ना ही कोई बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टरी एरा बोलते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस एरा के लिए, इस एरा के लिए किसी भी तरीके के रिटन एविडेंस हमको नहीं मिलेंगे, ठीक दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग उस समय रहते थे, हाउ पीपल लिव्ड इन दोस टाइम। तो उस समय जो लोग रहते थे उनको, वो किस तरीके से रहते थे, किस जगहों पे रहते थे, और उनका रहने का स्टाइल किस तरीके का था, कैसे रहते थे, वो बता पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अब डिफ़िकल्ट क्यों कहा गया, डिफ़िकल्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसके लिए कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब एक्सकावेशन मतलब क्या हो जाएगा, एक्सकावेशन मतलब हो गया खुदाई। तो देखिए, जब खुदाई हुई इन जगहों पे तो हमको कई ढेर सारे टूल्स मिले, पॉटरी मिले, मतलब पॉटरी आप लोग जानते होंगे, जो मिट्टी के जो बर्तन जो रहते हैं, ठीक है, हैबिटेट मिले, बोन्स मिले, किसके, एंशियंट ह्यूमन बीइंग के बोन्स, या फिर एनिमल्स के बोन्स मिले। और साथ ही साथ हमको और क्या मिला कि जो केव थे, उनके गुफा जो थी, जहाँ पे ये जो हमारे जो एंशियंट ह्यूमन बीइंग जो रहते थे, जो आदि मानव जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे केव मिले, और उन केव पे क्या मिली, ड्राइंग्स मिली हमको कई ढेर सारी। तो वही हम उसी ड्राइंग्स, उसी पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसी से हमने अंदाज़ा लगाया कि वो लोग उस समय किस तरीके से रहते थे। चलिए आगे बात करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जो भी एविडेंस मिले, जब उस जगह का एक्सकावेशन, जब खुदाई जब की गई, तो वहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन मिले उन सबको जब एक साथ एकत्रित करके देखा गया, तो स्कॉलर्स को एक एक्यूरेट नॉलेज मिला, एक सही नॉलेज मिला, एक सही ज्ञान मिला कि किस तरीके से जो प्री हिस्टोरिक टाइम में लोग, जो इंसान जो थे, किस तरीके से रहते थे। अब देखिए, जब प्री हिस्टोरिक के जो ह्यूमन बींग्स थे, जब उनकी जब नीड जब पूरी हो जाती थी। अब नीड किस तरीके की होगी? नीड जैसे कि फूड की नीड, खाना की नीड, मतलब भोजन तो करेंगे लोग। उसके बाद वाटर, क्लॉथिंग, शेल्टर, शेल्टर मतलब जहाँ पे रहते हैं। तो जब ये नीड जब पूरी जब हो जाती थी, तो ये लोग क्या करते थे? अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। एक्सप्रेस किस तरीके से करते थे? तो देखिए, ये लोग क्या करते थे कि पेंटिंग करते थे, ड्राइंग करते थे वॉल पे। तो देखिए, जो पेंटिंग और ड्राइंग है, ठीक दोस्तों, ये जो है सबसे पुरानी आर्ट फॉर्म है जो कि ह्यूमन बींग्स प्रैक्टिस करते थे, ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाती थी। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो लोग जो थे वो क्यों ड्राइंग करते थे? क्या जरूरत है ड्राइंग करने की? क्या जरूरत है पिक्चर बनाने की? तो देखिए, ये लोग हो सकता है कि इसलिए ड्राइंग करते हो, इसलिए पेंट करते हो, जिससे कि जो इनका घर है, ये लोग तो गुफाओं में ही रहते थे, तो इनका घर कौन सा होगा? इनका घर तो गुफा ही तो रहेगा इनका घर। तो उसको और भी ज़्यादा कलरफुल, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे? उस अपने वॉल पे, या जो केव जो रहते थे उस पे ड्राइंग करते थे, उस पे पिक्चर बनाते थे। ठीक दोस्तों, या फिर जो भी विजुअल रिकॉर्ड उनको बनाना हो कि किस तरीके से डे टू डे लाइफ वो किस तरीके से गुजार रहे हैं, उसके लिए जो है ये लोग ड्राइंग करते थे पिक्चर्स का। अब देखिए दोस्तों, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड, कौन सा प्री हिस्टोरिक पीरियड? जब जो है सबसे पहले जब डेवलपमेंट चालू हुआ ह्यूमन बींग्स का, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, या फिर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर रखिएगा। जो सबसे पहला जो एज आया प्री हिस्टोरिक पीरियड का, जो सबसे पहला एज है, उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज। देखिए दोस्तों, जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, ये आपको वर्ल्ड के कई पार्ट में मिल जाएगी, पूरी दुनिया के कई पार्ट में मिलेगी, जहाँ जहाँ पे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग लोअर पैलियोलिथिक पीपुल ड्राइंग करते थे कि नहीं करते थे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो अपर पैलियोलिथिक टाइम था, उस समय के लिए काफ़ी ढेर सारी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज हमको मिलती हैं। अब अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे, तो जो भी कई ढेर सारे केव हैं जहाँ पे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे, वहाँ पे उन्होंने कई ढेर सारी पिक्चर्स बनाई हैं। कुछ पिक्चर्स ह्यूमन बींग्स की हैं, कुछ पिक्चर्स एनिमल्स की हैं, कुछ पिक्चर्स जो है हंटिंग हंटिंग करते हुए, शिकार करते हुए है। चलिए आगे बात करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता था इनका? जो भी ये लोग ड्राइंग करते थे उसका सब्जेक्ट क्या था? किस विषय पे ये लोग ड्राइंग करते थे? थीम क्या था इनके ड्राइंग का? तो देखिए, ह्यूमन फिगर्स, मतलब ये लोग क्या बनाते थे? इंसान बनाते थे, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी इंसान जो काम करता, जैसे कि हंटिंग वगैरह करता था, शिकार करता था उस समय, तो उसको बनाते थे। या फिर कोई ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाते थे, या कोई सिंबल बनाते थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए, जो सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग जो कि इंडिया में मिली है, वो किस किस पीरियड की है? अपर पैलियोलिथिक टाइम की है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, एक जो अब मैं यहाँ पे जो पॉइंट बताऊंगा उसको आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि इससे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली रॉक पेंटिंग है पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे पहली रॉक पेंटिंग जो डिस्कवर की गई थी, वो इंडिया में की गई थी। ठीक, कब की गई थी? 1867-68 के बीच में। और किसने किया था? तो किया था अर्कीबोल्ड कार्लेली ने। ठीक है दोस्तों, ये बात, इनका नाम याद रखिएगा, अर्कीबोल्ड कार्लेली। ठीक दोस्तों, और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने 1867-88 के बीच में पेंटिंग डिस्कवर की थी। कहाँ पे? इंडिया में। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है 12 साल बाद, जब इन्होंने, अर्कीबोल्ड कार्लेली ने जब डिस्कवर कर लिया इंडिया में, तो उसके 12 साल बाद जो है एक जगह है अल्तामीरा, स्पेन में, वहाँ पे डिस्कवर की गई रॉक पेंटिंग। अब देखिए, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र एंड घोष, ये सभी लोग क्या हैं? ये सभी लोग हमारे सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कई ढेर सारे
साइट डिस्कवर किए हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स के। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे डिस्कवर किए इन्होंने? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं आता है, इसमें इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी आ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि इंडिया को क्यों जो है इसको जो है इस जगह को क्यों सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इस ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से कॉन्टिनेंट में जितना वेरिएशन होता है उतना ज़्यादा वेरिएशन जो इंडिया है उसके अंदर मिल जाता है, या इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के चारों तरफ मिलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई ढेर सारे रॉक पेंटिंग मिले हैं। अब कहाँ पे मिलेंगे रॉक पेंटिंग? केव पे, केव के दीवार पे। अब कहाँ कहाँ के केव के दीवार पे? केव मतलब गुफा, ठीक है, तो गुफाओं के दीवारों पे मिले हैं। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और बिहार में। ठीक दोस्तों, अब देखिए कुमाऊं हिल है कहाँ पे? उत्तराखंड, वहां पे भी हमको रॉक पेंटिंग मिली है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो रॉक शेल्टर है किस नदी के किनारे था? ये सुयाल नदी है एक, उसके किनारे। कहाँ पे? लखुदियार। और ये जो है 20 किलोमीटर दूर है कहाँ से? अल्मोड़ा बारेचीना रोड से। तो यहाँ पे भी हमको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिली है। अब देखिए जो लाखों दियार का मतलब क्या है? देखिए लाख मतलब क्या होता है? लाख मतलब 1 लाख, और दियार मतलब हो गया केव, तो इसका मतलब होता है 1 लाख केव। ठीक है, 1 लाख केव, 1 लाख गुफा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पेंटिंग जो यहाँ पे हमको मिली है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं? एक तो मैन, वो पेंटिंग जिसमें मैन के फोटो हैं, फिगर्स बने हैं। दूसरी पेंटिंग एनिमल, और तीसरी कौन सी है? ज्योमेट्रिक पैटर्न पे जो पेंटिंग मिली है। अब इनमें जो कलर्स जो यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो वाइट कलर में पेंटिंग हुआ है, या फिर ब्लैक कलर में, काले रंग में, वाइट मतलब सफ़ेद, ब्लैक मतलब काले रंग में, या फिर रेड ऑकरे। अब ये रेड ऑकरे क्या चीज़ है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो रेड ऑकरे है, इट इज़ ए टाइप ऑफ क्ले विथ रेड कलर। ठीक है दोस्तों, आपको अपने अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक तरीके का क्ले होता है, ठीक है, जिसका कलर किस तरीके का होता है? रेड कलर होता है। अब ये रेड कलर क्यों होता है इस क्ले का? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, इस क्ले में फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है जो कि इसको एक रेड कलर देता है। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फिगर मिले, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो ह्यूमन है, ह्यूमन को यहाँ पे स्टिक लाइक फॉर्म में बनाया गया। स्टिक लाइक फॉर्म मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लाइन खींच के ह्यूमन बींग्स बना दिए गए हैं। ठीक दोस्तों, कोई ऐसा नहीं कि पूरा अच्छे से चित्र बन, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टिक लाइक फॉर्म में है ना, कि हाथ के लिए एक पतला सा लाइन, पैर के लिए पतले पतले लाइन, इस तरीके से स्टिक लाइक फॉर्म में ह्यूमन बींग्स के फिगर यहाँ पे मिले हैं। साथ ही यहाँ पे फॉक्स, एक लोमड़ी की भी फोटो है, एक फोटो है एक लिजर्ड की, छिपकली की, जिसके कई ढेर सारे पैर हैं। ठीक दोस्तों, तो ये जो है यहाँ के जो पेंटिंग है उसके मोटिफ हैं, उसके जो है सब्जेक्ट्स हैं, वो उस तरीके के फिगर्स यहाँ पे मिले हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं और क्या क्या यहाँ पे मिला है। अब जो फिगर्स बने हैं उसमें वेवी लाइन है, रेक्टेंगल बना हुआ है। अब ये जो रेक्टेंगल बना है इन फिगर्स में, उसको हमने कई ढेर सारे यहाँ पे उन्होंने ज्योमेट्रिक डिजाइन से फिल किया है, और कई ढेर सारे डॉट का भी ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एक फिगर इस तरीके का भी है कि जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके फिगर है? डांसिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब जो इंसान है वो किस तरीके से वो नाच रहा है। ठीक है, इस तरीके का फिगर यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देयर इज सम सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग, मतलब सुपर इम्पोजिशन मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कई पेंटिंग्स के ऊपर पेंटिंग कर दी गई। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए ये पेंटिंग कर दी गई है, अब इसी पेंटिंग के ऊपर मैं एक और पेंटिंग कर दूं, तो एक पेंटिंग के ऊपर एक पेंटिंग, फिर एक पेंटिंग के ऊपर एक पेंटिंग यहाँ पे की गई है। मतलब एक ही वाल पे कई ढेर सारी पेंटिंग्स की गई हैं, एक के ऊपर एक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पुरानी जो पेंटिंग है उसको किस कलर में किया गया है? ब्लैक कलर में। उसके बाद देखिए जब पुरानी हो गई, अब उसके बाद पुरानी वाली के बाद जो पेंटिंग जो की गई वो किस कलर का है? रेड ऑकरे। अब देखिए रेड ऑकरे मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा था
अब उसके बाद देखिए जो सबसे लास्ट वाली जो पेंटिंग है, जो सबसे लेटेस्ट पेंटिंग है, वो किस कलर में की गई है, वो वाइट रंग के कलर में की गई है, वाइट पेंटिंग की गई, जैसा कि आप अपने इस फिगर में आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए जो मैंने जो आपको यहाँ पे फिगर बताया था कि हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर, तो ये देखिए ये जो फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई ढेर सारे आदमी हैं जो कि एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं और ये लोग नाच रहे हैं। अब ये फिगर हमको कहाँ पे मिला है, ये फिगर मिला हमको लखदुयार, कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक दोस्तों, और देखिए जो वेवी लाइन जो मैंने कहा था ये भी मिला है कहाँ पे, लखुदियार उत्तराखंड में ही। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे अब बात करते हैं। अब देखिए कश्मीर में भी पेंटिंग्स मिली हैं, और जो ग्रेनाइट रॉक है कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे भी पेंटिंग्स मिली हैं। अब ये जो पेंटिंग्स हैं ये किसकी हैं, ये न्योलिथिक पेंटिंग्स हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई ढेर सारी साइट है, लेकिन जो सबसे फेमस साइट है वो है कुपगल्लू, पिकली हाल, और उसके बाद टेकल कोटा। अब देखिए ये जो प्लेसेस हैं ये इनके नाम याद करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप एक से दो बार पढ़ेंगे, इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, तो आपको ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 तरीके की पेंटिंग्स मिली हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से 3 तरीके की पेंटिंग है, एक तो वो पेंटिंग जो कि वाइट कलर पे की गई है, दूसरी वो पेंटिंग जो कि किस कलर पे की गई है, रेड ऑकरे कलर में। मतलब एक क्या कि हमने व्हाइट कलर पहले नीचे पेंटिंग कर दिया, जैसे कि आप लोग अपने घर में जब रंग करवाते हैं, जब घर की रंगाई करवाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस पर जब पुट्टी मरवाते हैं या वाइट सीमेंट मरवाएंगे, तब उसके बाद कलर चढ़ाते हैं ना। तो उसी तरीके से जो दूसरी पेंटिंग उस पर क्या है, वाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर रेड ऑकरे से पेंटिंग की गई है। उसके बाद और कौन सी पेंटिंग है जो डायरेक्टली रेड ऑकरे में की गई है। ठीक दोस्तों, तो टोटल 3 तरीके की पेंटिंग यहाँ पे की गई है। अब देखिए ये जो पेंटिंग है ये किस पीरियड की है, लेट हिस्टोरिकल एरा की है, या फिर आप कह सकते हैं एक तो मतलब हो गया एक लेट हिस्टोरिकल जो आपका पैलियोलिथिक एज हो गया, अर्ली हिस्टोरिकल, और उसके बाद एक न्योलिथिक पीरियड। ठीक है दोस्तों, मतलब तीनों पीरियड की यहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं। अब देखिए जो सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट मतलब कि किस विषय पे, किस थीम पे पेंटिंग्स को बनाया गया, तो कौन कौन से हैं, बुल, एलिफेंट, संभार्स, गैजल्स, सीप, गोट्स, हॉर्सेस, या फिर स्टाइलिश्ड ह्यूमंस, ट्रीडेंट्स, बट रेयरली वेजिटल मोटिव। मतलब वेजिटल मोटिव्स मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधों के पेंटिंग्स यहाँ पे काफ़ी कम है, ज़्यादातर जानवरों और इंसानों के ही पेंटिंग्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वेजिटल मीन्स प्लांट, मतलब कि मतलब ये हुआ कि पेड़ पत्ते के बारे में बातें हमको यहाँ पे कम की गई हैं। ज़्यादातर पेंटिंग किसके बारे में है, जानवरों के ही बारे में है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं और कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं। देखिए दोस्तों जो सबसे रिचेस्ट पेंटिंग है वो रिपोर्ट की गई कहाँ पे, जो विंध्या रेंज है मध्य प्रदेश का, और साथ ही कैमूरियन एक्सटेंशन कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। कैमूरियन एक्सटेंशन मतलब कि ये जो कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए ये जो हिल रेंजेस है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिली हैं वो किस एज की मिली है, पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एज की। ठीक दोस्तों, और ये जो पेंटिंग्स हैं ये कहाँ पे बनी हुई है, कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल है, काफ़ी ढेर सारे वाइल्ड प्लांट है, फ्रूट है, स्ट्रीम्स हैं, क्रिक्स हैं। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्लेसेस थी ये परफेक्ट प्लेस थे स्टोन एज के जो लोग थे। स्टोन एज मतलब किस लिए कहा जाता है, स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इस समय में जो इंसान जो थे, जो टूल्स जो बनाते थे, वो लोग स्टोन से बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए जो सबसे बड़ा और सबसे स्पेक्टेक्युलर रॉक शेल्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो विंध्या हिल्स पे लोकेटेड है, जो कौन सा है, भीमबेटका। अब देखिए ये तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है ये भीमबेटका। ठीक है, और ये भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अब भीमबेटका जो है 45 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, भोपाल के साउथ में है, और भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। और जो इसका एरिया है वो है 10 स्क्वायर किलोमीटर का, और यहाँ पे लगभग 800 रॉक शेल्टर है, 800 रॉक शेल्टर, और जिसमें से 500 में हमको क्या मिलता है, पेंटिंग्स मिलता है। मतलब टोटल 800 रॉक शेल्टर है। इस तरीके से बनता है रॉक शेल्टर, ये है
आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ये क्या है, केव एंट्रेंस है, कहाँ का, भीमबेटका मध्य प्रदेश का। और जिसमें से 500 में हमको क्या मिलता है, केव पेंटिंग मिलती है, हमको पेंटिंग्स मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है, जो भीमबेटका जो केव है, इसको किससे डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था वीएस वकनकर ने। कब डिस्कवर किया था, 1957-58 के बीच में। ठीक दोस्तों, और उसके बाद जो है कई ढेर सारे और भी केव्स डिस्कवर की गई। अब देखिए दोस्तों, जो वकंकर थे, वीएस वकंकर, जिन्होंने ढूंढा था भीमबेटका केव को, ये अपनी जिंदगी के काफी ज्यादा समय इन्होंने जंगलों में बिताए, हिल्स में बिताए, जिससे कि ये इन पेंटिंग्स की स्टडी कर सके, उनको डिस्कवर कर सके। अब देखिए, जो थीम है इन पेंटिंग का, जो पेंटिंग हमको भीमबेटका मिले हैं, वो काफी ज्यादा वैरायटी है उसमें, मतलब कई ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के मिले हैं। तब ये हुआ कि यहाँ पे जो पेंटिंग है वो अलग अलग थीम पे बनी हुई हमको मिलती है। ठीक दोस्तों, अब इसमें कौन कौन से थीम है, तो देखिए, जैसे कि हमको यहाँ पे थीम मिलेगी, हंटिंग करते हुए पेंटिंग मिलेंगे, मतलब उसमें दिखाया गया कि लोग हंटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। डांसिंग की थीम मिलेगी, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर की थीम मिलेगी, एनिमल फाइटिंग, मतलब कि जानवर आपस में लड़ रहे हैं, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडी, और कई ढेर सारे जो भी हम उस समय जो हाउस होल्ड में जो चीजें जो इस्तेमाल होती थी, वो सभी सीन यहाँ पे हमको पेंटिंग्स में मिलती है। अब देखिए दोस्तों, जो भीमबेटका का जो रॉक आर्ट है, जो पेंटिंग्स जो यहाँ पे मिली है, उसको हमने कई ढेर सारे ग्रुप में क्लासिफाई किया है, उसको डिवाइड किया है। अब क्यों डिवाइड किया है, क्या बेस है, तो उसका स्टाइल किस तरीके से बनाया गया है, क्या टेक्निक क्या है, और सुपर इम्पोजिशन मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक पेंटिंग के ऊपर ही, मतलब पहले वहां पे एक पेंटिंग थी, उसी के ऊपर एक और पेंटिंग जब बना दी गई, तो उसका मतलब क्या हो गया, सुपर इम्पोजिशन। ठीक दोस्तों, चलिए आगे अब बात करते हैं। अब देखिए, जो पेंटिंग्स और जो ड्राइंग इस समय मिली है भीमबेटका में, वो जो है वो टोटल 7 हिस्टोरिकल पीरियड की है। अब कौन कौन से, जैसे पीरियड 1 अपर पैलियोलिथिक, पीरियड 2 मेसोलिथिक, और पीरियड 3 कैल्कोलिथिक। ठीक दोस्तों, या फिर जो सबसे लेटेस्ट जो हमारा जो एज आता है, उसको बोलते हैं हम कैल्कोलिथिक। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद जो पीरियड 3 है, उसके बाद भी 4 सक्सेसिव पीरियड यहाँ पे मिले हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको कि जो टोटल अगर हम बात करें कि स्टोन एज को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, तो एक तो हो जाता है कौन सा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, तो आप वो 3 भागों में हमने बांटा है, फिर उसी में फिर हमने सब डिवीजन कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। अब हम बात करेंगे, तो देखिए, जो पेंटिंग जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो मिली है, उसमें जो भी कलर्स वगैरह जो यूज किए गए हैं, कौन से हैं, ग्रीन कलर के हैं या फिर डार्क रेड कलर के हैं। ठीक है, और खूब बड़े बड़े, खूब ह्यूज एनिमल फिगर यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कलर कौन सा यूज किया गया था, ग्रीन और डार्क रेड, और बड़े बड़े एनिमल फिगर बनाए गए। अब एनिमल फिगर कौन कौन से, जैसे कि बिसन, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बोर। ठीक दोस्तों, इसी के साथ साथ ह्यूमन फिगर्स भी यहाँ पे हमको मिलते हैं। स्टिक लाइक मतलब पूरा, मतलब चेहरा वगैरह नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि एक एक सीधी सीधी लाइन खींच के पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। अब देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो पेंटिंग है, उसको हमने यहाँ पे ये पाया है कि ज्योमेट्रिक पैटर्न से वो पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अब देखिए, जो ग्रीन पेंटिंग है वो किसकी है, वो डांसर की है, जो लोग मतलब नाचते हुए पेंटिंग है, डांस करते हुए। और जो रेड वाली है वो किसके लिए, वो हंटर्स के लिए, जो लोग शिकार कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड के। अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, अपर पैलियोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, जो हम आप बोल सकते हैं मिडिल स्टोन एज जिसको बोलते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, इस समय भी काफी ढेर सारी पेंटिंग्स मिली है, और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू, मतलब सबसे ज्यादा पेंटिंग किस पीरियड की है, मेसोलिथिक पीरियड की। अब देखिए, जो पीरियड 2 है, उसी को हम लोग मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। अब देखिए, इस पीरियड में जो थीम थी वो काफी ढेर सारी थीम थी, लेकिन जो पेंटिंग थी, देखिए थीम तो कई ढेर सारी थी, मतलब कि सब्जेक्ट जो थे, किस सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनाई जा रही वो तो कई ढेर सारी थी, लेकिन जो पेंटिंग का जो साइज था, जो उसका जो एरिया जो था, साइज जो था पेंटिंग का, वो क्या था, वो काफी ज्यादा
छोटा कर दिया गया था एज कंपेयर टू अपर पैलियोलिथिक एज से। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो पेंटिंग्स जो मिली हैं उसमें ज़्यादातर कौन से पेंटिंग्स हैं, हंटिंग सीन वाले, शिकार करते हुए सीन ज़्यादा मिले हैं। अभी जो हंटिंग सीन है इसमें ये दिखाया गया है कि लोग किस तरीके से हंटिंग कर रहे हैं। जो हंटिंग कर रहे हैं लोग ग्रुप में, मतलब कई लोग मिलके एक साथ हंटिंग कर रहे हैं, कई लोग एक साथ मिलके शिकार कर रहे हैं। और जो हथियार इनके पास हैं वो कौन से हैं, बार्ब स्पीयर्स, पॉइंटेड स्टिक, एरो बो तो आप लोग जानते ही होंगे, जो तीर धनुष जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें, कुछ पेंटिंग में प्रिमिटिव मेन भी दिखाए गए हैं। अब इसमें क्या है, ये इसलिए दिखाया गया है, इसमें ये शो किया जाता है कि ये लोग शायद जो है किसी जानवर को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा रहे हैं। ठीक है, जाल बिछा रहे हैं। अब देखिए, जो हंटर्स हैं, जो मेसोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स में जो शिकारी जो शो किए गए हैं, वो जो है उनका पहनावा किस तरीके का है, तो वो लोग सिंपल क्लॉथ पहने हैं और कुछ ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, गहने, कुछ गहने भी पहने इन्होंने। चलिए आगे बात करें। कभी कभी मतलब कुछ पेंटिंग्स में जो मेन है उसको जो है सिर्फ और सिर्फ एडॉर्न्ड विथ एलोबरेट हेड ड्रेसेस, या फिर कभी कभी सिर्फ और सिर्फ एक मास्क के साथ भी, मतलब कि उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा, इस तरीके से भी दिखाया गया है इन पेंटिंग्स में। अब देखिए, कुछ एनिमल्स के भी पेंटिंग्स मिले हैं हमको मेसोलिथिक पीरियड में, जैसे कि एलिफेंट, बिसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लियोपर्ड, पैंथर, राइनोसोरस, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्वायरल, और कभी कुछ पेंटिंग्स किसमें बर्ड्स की भी पेंटिंग यहाँ पे मिलती है। देखिए दोस्तों, जो मेसोलिथिक पीरियड के जो आर्टिस्ट थे, ये कह सकते हैं कि उनको एनिमल की पेंटिंग बनाने में काफ़ी मज़ा आता था, उनको काफ़ी अच्छा लगता था। अब देखिए, कुछ पेंटिंग में जो मेसोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग है उसमें जो जानवर है वो आदमी को पकड़ रहा है, आदमी को चेज कर रहा है। और कुछ पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि जो जानवर खुद जो है आदमी के द्वारा पकड़ा जा रहा है, मतलब कभी आदमी जानवर को पकड़ते हुए दिखाया गया, तो कभी जानवर को आदमी पकड़ रहे हैं। ठीक है, और या फिर आदमी जो है, जो इंसान जो है वो किसका शिकार कर रहे हैं, जानवर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और देखिए, कुछ एनिमल पेंटिंग में ये भी दिखाया गया है कि हंटिंग सीन, मतलब शिकार करते हुए सीन दिखाया गया, या फिर जैसे जब शिकार जब किया जा रहा होता है तो जो जानवर के जो चेहरे पे जो डर जो रहता है उसको भी दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। कई पेंटिंग्स में जो जानवर है उनके लिए ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से जो इंसान थे उस समय उनके मन में जानवरों के लिए प्रेम था। ये भी बात यहाँ पे, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ शिकारी करते हुए दिखाया गया, ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से इंसान जो है जानवरों से प्रेम करता था। अब देखिए दोस्तों, जो पेंटिंग है एनिमल्स की वो एक नेचुरलिस्टिक स्टाइल में पेंट की गई है। देखिए दोस्तों, जो औरतों की जो पेंटिंग यहाँ पे आपको मिलेगी उसमें उनको कपड़े पहने हुए भी दिखाया जाएगा और न्यूड भी दिखाया गया है। ठीक दोस्तों, साथ ही कुछ यंग और ओल्ड, मतलब कि जैसे कि बड़े और छोटे बच्चे का भी पेंटिंग यहाँ पे मिलता है, मतलब कि कई छोटे बच्चे भी हैं साथ में, ग्रुप में बड़े लोग भी हैं, तो उनकी भी पेंटिंग्स यहाँ पे मिलती है। और बच्चों की पेंटिंग मिलती है, और पेंटिंग में दिखाया गया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रनिंग, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं या फिर खेल रहे हैं। उसके बाद कम्युनिटी डांसिंग पे भी पेंटिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक दोस्तों, और कुछ पेंटिंग में यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपको मिलेगा यहाँ पे पेंटिंग्स में कि किस तरीके से लोग जो है फल तोड़ रहे हैं, या फिर शहद जो है पेड़ से किस तरीके से निकाल रहे हैं, या फिर औरतें जो है ग्राइंडिंग कर रही हैं, या फिर खाना बना रही हैं। तो कई, मतलब वही कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आपको कई ढेर सारी वैरायटी ऑफ थीम की पेंटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। और देखिए, कुछ पिक्चर्स में आपको दिखेगा कि जो मेन है, आदमी, औरत और बच्चे एक साथ जो है अपना समय बिता रहे हैं, एक फैमिली लाइफ की पेंटिंग आपको मिलेगी। और कई ढेर सारे रॉक शेल्टर में आपको हैंड प्रिंट, मतलब कि जैसे आप हाथ में अपने रंग लगा लीजिए, उसका थप्पा मार दीजिए दीवार पे, तो जो वो जो पेंटिंग मिलेगी उसकी भी आपको पेंटिंग वहाँ पे मिलेगी, डॉट भी मिलेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैलकोलिथिक पीरियड के बारे में। ऐसा ही दोस्तों, आप लोग यहाँ पे एक पेंटिंग देख सकते हैं भीमबेटका में, जो कि व्हाइट कलर में है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जानवर बनाया गया है। ठीक है, और कौन सा जानवर है, ये घोड़ा है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या जो है आपके
भीमबेटका के केव पेंटिंग में हॉर्स की पेंटिंग है कि नहीं है, तो हाँ जो है हॉर्स की पेंटिंग मिलती है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। तो ये जो है ये पीरियड थर्ड पीरियड है ये, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे जो पेंटिंग जो मिलती है वो किससे रिलेटेड पेंटिंग मिलती है, सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज की पेंटिंग यहाँ पे मिलती है। और कहाँ पे, मालवा के प्लेन में। ठीक दोस्तों, अब देखिए जो कैल्कोलिथिक टाइम था वहाँ पे जो रॉक पेंटिंग जो है उसमें जो मोटिव मतलब कि जो थीम जो थी वो क्या थी, क्रॉस हैच स्क्वायर थी, लैटिस थी, पॉटरी, मेटल टूल, ये सभी चीज़ें यहाँ पे जो कैल्कोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग है आपको मिलेंगे। ठीक दोस्तों, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आदमी जो है एक बिस्ट के द्वारा उसका जो है एक इंसान का शिकार जो है, एक इंसान का शिकार एक बिस्ट कर रहा है। कहाँ की पेंटिंग है, भीमबेटका की पेंटिंग है। चलिए आगे बात करते हैं और कौन कौन सी थीम हमको मिले हैं कैल्कोलिथिक पीरियड में। लेकिन दोस्तों देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे पेंटिंग जो है आगे बढ़ी ये कला, तो कैल्कोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स है उसमें विविडनेस और विटिलिटी जो थी अर्लियर पीरियड की पेंटिंग्स की वो खत्म होती गई। अब विविडनेस मतलब ये हुआ कि जान, ठीक है, जो पेंटिंग जान थी, जो उसकी जो खूबसूरती जो थी वो अब उतनी नहीं रह गई जितनी कि पहले समय की पेंटिंग में हुआ करती थी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। जो भीमबेटका की जो पेंटिंग थी वो जो आर्टिस्ट जो थे वो कौन कौन से कलर यूज करते थे, तो कई ढेर सारे कलर यूज करते थे, जैसे कि वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड कलर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पेंटिंग हमको जिस कलर में मिलेगी वो किस कलर की मिलेगी, वाइट और रेड कलर की। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भीमबेटका के जो आर्टिस्ट जो थे उनकी जो फेवरेट कलर कौन सी थी, वाइट और रेड कलर। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। जो पेंट जो ये लोग जो पेंट जो कैसे कैसे मिलता था इनके आर्टिस्ट को पेंट, जो भीमबेटका के जो पेंटर जो थे, जो आर्टिस्ट जो थे, उनको पेंट कहाँ से मिलता था, तो ये लोग रॉक को या फिर मिनरल को ग्राइंड करते थे, उसको पीसते थे, उससे इनको पेंट मिलते थे। अब देखिए जो रेड कलर जो है इनको किससे मिलता था, हेमेटाइट। अब हेमेटाइट जो है आपको अगर हिंदी अगर आप जानते हैं तो आपको गेरू रंग जानते होंगे आप, तो गेरू से मिलता था जो कि इंडिया में मिलता है। और जो ग्रीन कलर है वो आपको कहाँ से मिलता था, एक स्टोन है जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्केडोनी। ठीक दोस्तों, तो उससे जो है हमको मिलता था ग्रीन कलर। देखिए दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेड कलर कहाँ से मिलता था या फिर ग्रीन कलर कहाँ से मिलता था, तो ग्रीन कलर हमको मिलता था कैल्केडोनी नाम के स्टोन से। या फिर जो व्हाइट कलर है वो कहाँ से मिलता था, तो वो जो है हमको लाइम स्टोन से मिलता था। तो ये आपसे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये बातें याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है इस चैप्टर में जो आपको याद रखना है वो है एर्किबोल्ड कैलेली, जो कि आपने देखा था कि उन्होंने 1857-58 के आसपास सबसे पहली रॉक पेंटिंग उन्हीं के द्वारा खोजी गई थी। तो मैंने टाइम पीरियड गलत बता दिया, 1857 68 58 नहीं 67 और 68। ठीक है, तो उस समय एर्किबोल्ड कैलेली ने रॉक पेंटिंग को डिस्कवर किया था। चलिए आगे अब बात करें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। के बाद देखिए दोस्तों, तो ये लोग क्या करते थे, ये जो स्टोन्स थे इसको ये लोग क्या करते थे, पहले एक पाउडर के रूप में इसको पीस लेते थे। जब पाउडर बनाने के बाद ये लोग इसमें पानी मिलाते होंगे या फिर कोई और थिक या स्टिकी सब्सटेंस, जिससे कि जो कलर है दीवार पे चिपके। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। तो कौन कौन सी स्टिकी सब्सटेंस, जैसे कि मान लीजिए कि जानवरों की चर्बी या कोई गम या फिर ट्री से रेसिन। अब देखिए जो ब्रश जो है, ये लोग जो ब्रश जो यूज करते थे वो किससे बना होता था, प्लांट के फाइबर से बना होता था इनका ब्रश। देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो चीज़ है वो ये बात है कि ये जो कलर जो पेंटिंग जो इनके द्वारा जो की गई वो इतने साल बाद भी आज भी हमको मिलती है। मतलब इसने कई ढेर सारे वेदर कंडीशन को भी झेला, सब कुछ किया, लेकिन आज भी ये जो पेंटिंग के कलर अभी भी मिटे नहीं है, अभी भी ये पेंटिंग्स मिलती है। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो ये मानना है कि जो कलर जो थे वो क्या किए, उनका रिएक्शन हुआ और वो लोग जो ऑक्साइड जो कि रॉक के सरफेस पे जो चट्टान जो रहती है केव में उस पे जो प्रेजेंट जो रहते हैं उस पे मिलते हैं, उसके साथ इनका रिएक्शन हो गया और वो लोग क्या हो गया, परमानेंट जो है परमानेंट जो पेंटिंग जो कलर जो थे वो परमानेंट हो गए, बिल्कुल छूटे नहीं इस वजह से। चलिए आगे बात करें। जो आर्टिस्ट थे वो अपनी पेंटिंग कहाँ बनाते थे, वॉल पे बनाते थे, दीवार बनाते थे या फिर सीलिंग
छत पे बनाते थे, जिस रॉक शेल्टर में वो लोग रहते थे, जिस केव में वो लोग रहते थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए कुछ पेंटिंग्स में ये भी दिखाया गया है कि कुछ पेंटिंग्स हमको कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जहाँ पे लोग रहते नहीं थे। ठीक है, लोग रहते नहीं थे, वहाँ पे भी पेंटिंग्स मिलती है, लेकिन और कुछ पेंटिंग कहाँ मिलती है, जहाँ पे लोग रहते थे। अब देखिए जहाँ पे लोग रहते नहीं थे उसका कुछ हो सकता है अपना रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो, धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, जैसे कि वो लोग वहाँ पे हो सकता है कि पूजा पाठ करने के लिए जाते हो। ठीक दोस्तों, अब देखिए बहुत ही कुछ पेंटिंग्स जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो काफ़ी ऊपर बनाई गई हैं रॉक शेल्टर से। मतलब कि जो दीवार है, दीवार के बिल्कुल ऊपर जो छत होती है दीवार की, उतना मतलब काफ़ी ऊपर ऊपर बनाई गई है ये पेंटिंग्स। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करें। देखिए दोस्तों, अब आपको भी काफ़ी मतलब हैरानी होगी कि क्यों जो है जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो इतना ऊपर जो है पेंटिंग बनाएंगे, दीवार के बिल्कुल ऊपर। चाहते तो बिल्कुल नीचे बनाए, आराम से बैठ के बनाए, क्योंकि उस समय उतना ऊपर चढ़ के फिर बनाना पेंटिंग एक काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन रहेगा। तो ऐसा हो सकता है इसलिए ऊपर बनाया जाता हो, या सीलिंग पे पेंटिंग को बनाया जाता हो, या दीवार के सबसे ऊपरी भाग में पेंटिंग को बनाया जाता हो, जिससे कि जो लोग हैं वो पेंटिंग को काफ़ी दूर से ही नोटिस कर लें, लोगों को जो पेंटिंग जो बनाई जा रही है उसको वो दूर से ही देख लें। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने एक बात आपको बताना भूल गया, मैं आपको वही बता दूं, मैं जो माइक्रोलिथ होते हैं, माइक्रोलिथ मतलब कि जो स्टोन टूल जो पैलोलिथिक एज में काफ़ी बड़े बड़े होते थे, तो जब छोटे छोटे स्टोन टूल जब हम बनाने लगे तो उसको हमने क्या बोला, माइक्रोलिथ। तो वो कब बनाए गए थे, वो मेसोलिथिक पीरियड में बनाए गए थे। ठीक दोस्तों, अब ये देखिए माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए टूल्स। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे मैं बात करूं, जो सबसे पहला जो सेटल लाइफ कि जो ह्यूमन बींग्स जो है, पहले तो आपको पता होगा कि वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, इधर से उधर भटकते रहते थे। लेकिन जो पहला सेटल लाइफ जो हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है, बेलान वैली। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक दोस्तों, चलिए जहाँ पे हम थे अब वहीं चलते हैं दोबारा। अब देखिए दोस्तों, जो पेंटिंग जो है वो काफ़ी दूर दूर मिलती है, लेकिन मतलब काफ़ी समय पहले की, लेकिन इसकी जो पिक्टोरियल क्वालिटी जो है उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। ठीक दोस्तों, लेकिन देखिए इसमें कई ढेर सारी लिमिटेशन भी है, जैसे कि वर्किंग कंडीशन, या फिर टूल्स जो थे, या जो मटेरियल्स जो था उस समय इतना बढ़िया नहीं मिलता था। लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करूं मैं। जितने भी पेंटिंग हैं उसमें जो मेन जो दिखाए गए हैं, जो आदमी जो दिखाए गए हैं, उसमें आपको ये दिखेगा कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हैं। ठीक है, मतलब उनको एडवेंचर पसंद है और वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी खुशी खुशी जी रहे हैं। जो एनिमल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूथफुल दिखाए गए हैं, और जो पेंटिंग जो बनी है वो एक तरीके से क्या दर्शाती है, एक स्टोरी दिखाती है। ठीक है, अब मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इस समय के जो आर्टिस्ट जो थे उन वो लोग स्टोरी टेलिंग का भी काम करते थे, कहानी भी सुनाते थे। अब देखिए जो भी पिक्चर्स बनी है उसमें यह दिखाया गया है कि दोनों ही, जो आदमी है, जो इंसान है, और जो जानवर है, वो दोनों ही अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। एक सीन है पेंटिंग का, अभी आपको नीचे देखेंगे आप, उसमें यह दिखाया गया है कि कई ढेर सारे ग्रुप में लोग इकट्ठा होके एक बिसन, बिसन क्या होता है आपको बता देता हूँ। बिसन जंगली भैंसा जो होता है उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो उसका उसका वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका शिकार कर रहे हैं। अब इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि इस काम में हंटिंग करते समय, शिकार करते समय एक आदमी जो है वो इंजर्ड हो जाता है, उसको चोट लग जाती है और वो जो है जमीन पे गिरा हुआ है। अब उसका देखिए एक अलग सीन है जिसमें दिखाया गया है कि जो जानवर जो है उसको मार दिया गया है, और जो आदमी जो है, जो इंसान जो है वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब डांस क्यों नहीं करेंगे भाई, उनको शिकार मिल गई, उनको जो है भोजन मिल गया। ठीक दोस्तों, चलिए एक सीन देख लेते हैं। तो ये हंटिंग सीन है, कहाँ का, मेसोलिथिक एरा का। इसमें दिखाया गया है कि ये लोग किसका शिकार कर रहे हैं। एक वही जो मैंने आपको जो कहानी जो ऊपर बताई वही वाली पेंटिंग है ये, जिसमें दिखाया गया है ढेर सारे ग्रुप में लोग इकट्ठा होकर एक बिसन का शिकार कर रहे हैं, और एक आदमी जो है नीचे गिर गया है और उसको चोट लग गया है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब ये देखिए डांसिंग वाली सीन है कि लोग जो है डांस कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, और ये पेंटिंग कहाँ से मिली है, ये मिली हमको लखुदियार रॉक पेंटिंग, कहाँ पे, उत्तराखंड में।
ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पे डांस कर रहे हैं। अब देखिए आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों, जो ये पेंटिंग्स है, ये इन पेंटिंग्स में आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है ये दिखाया गया कि जो इंसान है उनके पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू एनिमल। मतलब जो जानवर, उनसे ज़्यादा पावर किसके पास है? इंसानों के पास है। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये जो प्रैक्टिस है ये आज के भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जो भी पेंटिंग की जाती थी रॉक पे, वो हो सकता है कि इनके किसी रिचुअल या प्रथा का पार्ट हो, जैसे कि जब किसी का जब कोई पैदा होता है, किसी का बर्थ होता है, या फिर जब किसी की मृत्यु होती है, किसी की डेथ होती है, या फिर जब शादी की जाती है, तो उस समय की कोई प्रथा रही होगी। उसके बाद देखिए जो हंटिंग वाले जो फिगर्स हैं वो किस लिए दिखाए गए हैं, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि क्या डिफिकल्टी थी जब हम किसी जानवर का शिकार करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई पेंटिंग ऐसी भी है जिसमें किसी अकेले एक जानवर की पेंटिंग बनाई गई है। तो इसमें यह दिखाया जाता होगा कि जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का आर्ट जो है, बनाने का कला जो है, उसका पेंटिंग बनाने की कला कितनी बढ़िया है, वो एक जानवर कितने बढ़िया तरीके से बना सकता है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये बात काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी कि कई ढेर सारे रॉक पेंटिंग साइट हैं जहाँ पे आपको ये मिलेगा कि एक पुरानी पेंटिंग के ही ऊपर नई पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, अब भीमबेटका में ही एक जगह पे वहाँ पे एक पेंटिंग बनाई गई है। तो वहाँ पे एक पेंटिंग हमको मिलती है जो है 20 लेयर है उसके नीचे। मतलब वो 20 एक पेंटिंग के ऊपर फिर एक पेंटिंग, एक पेंटिंग के ऊपर फिर एक पेंटिंग, इस तरीके से 20 लेयर है पेंटिंग्स के, एक के ऊपर एक। अब देखिए ऐसा क्यों आर्टिस्ट करते थे, क्यों एक ही जगह पेंटिंग करते थे? तो इसके लिए भी एक मतलब 100% श्योर शॉट तो नहीं है, बस हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं इसके लिए। हो सकता है कि जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ने अपनी जो पुरानी पेंटिंग बनाई उसने, तो उसको वाली पेंटिंग अच्छी ना लगी हो, तो वो जो है एक नई पेंटिंग बना रहा हो। या फिर वो जो जगह है वो कोई सेक्रेट प्लेस हो, मतलब कोई पवित्र जगह हो, या फिर कोई स्पेशल जगह हो जिसपे जो है हर एक कुछ कुछ टाइम बाद नई नई पेंटिंग बनाई जाती हो। या फिर जो प्लेस जो है, जैसे वहाँ पे एक आदमी ने पेंटिंग बना दी, तो मान लीजिए जब उनकी कम्युनिटी, जब वो लोग जब चले गए वहाँ से, तो जब दूसरे लोग जो आए, जब दूसरे ग्रुप के जब लोग आए, तो वो लोग फिर अपने लिए अलग तरीके से पेंटिंग उसी पेंटिंग के ऊपर बनाने लगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है ये हमको अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है कि उनका लाइफ स्टाइल क्या था, उनका फूड हैबिटेट क्या था, उनकी डेली एक्टिविटीज़ क्या थी। ये सभी चीज़ों को समझने में, जानने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। अब देखिए दोस्तों, जो प्री हिस्टोरिक रिमेन्स हैं, जो हमको जो मिल जाते हैं चीज़ें उनके द्वारा छोड़ी हुई, जब हम खुदाई करते हैं तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो इंसान का जो सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, मानव सभ्यता किस तरीके से आगे बढ़ी, कौन कौन से उन्होंने रॉक वेपन यूज किए, कौन कौन से टूल इन्होंने यूज किए। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं आगे बात करूँ तो जो रॉक पेंटिंग है वो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, जो कि हमको अर्ली ह्यूमन बींग्स के द्वारा दी गई है। हमको अर्ली ह्यूमन बींग्स ने दी है रॉक पेंटिंग। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर ये पेंटिंग्स नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं जान पाते कि आखिर इतने साल पहले भी लोगों को पेंटिंग करने का इतना ज़्यादा शौक था। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और आज आपने देखा कि कौन कौन से रॉक पेंटिंग थे, रॉक पेंटिंग्स किस तरीके से बनाए जाते थे, हमको कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं रॉक पेंटिंग, और कौन कौन से कलर यूज होते थे, सबसे पहली रॉक पेंटिंग कहाँ पे खोजी गई। आप ये तुरंत कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक के बताइए। इससे क्या होगा, ये बात मैंने आपको अभी ऊपर ही बताई थी, तो आपका यहीं पे रिवीजन भी होते जाएगा। और जैसे कि आप अभी पढ़े और तुरंत ही मैं जवाब मांग रहा हूँ, तो आपको अच्छे से वो बात बैठ जाएगी। और टाइम पीरियड भी बताइएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो मेरा अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि और जो मेरे जो भाई बहन हैं उनकी भी मदद हो सके। साथ ही आप मेरी पॉलिटी की सीरीज की लेक्चर भी आ रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपका मैं वहाँ पे भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे भी सभी चीज़ें समझ में आ जाए। और जैसा कि डिजायर आईएएस का काम ही है आपकी हेल्प करना। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।